तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीवानी राइट्स के बारे में। दीवानी राइट्स बेसिकली एक सिविल रेवेन्यू टैक्स था जिसको 3 जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। और दीवानी राइट्स की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो और भी ज़्यादा अमीर हो गई। बट यहाँ पास एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पास कंपनी के रिच होने की जगह वहाँ के एम्प्लॉय रिच होने लग गए, जिस वजह से फंड्स का मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था और जो पैसा था वो कंपनीज तक नहीं पहुंचा जाता था। और इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे और कंपनी एक बहुत बड़े कर्जे पे चली गई जो अप्रॉक्स कहा जाता है 1 मिलियन पाउंड। और फिर वो लोग गए ब्रिटिशर्स के पास, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी से डीलिंग करना शुरू की तो उन्होंने देखा कि यार ये लोग इंडिया में हैं और इंडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको वो इस कंपनी को ही अपने अंडर में ली ताकि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया, जिसमें से एक एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट अलग अलग आएगा आगे जाके, पर रेगुलेटिंग एक्ट का काम बेसिकली ये था कंपनी में जो ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है उसको वो कंट्रोल कर सके। और इसी एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं और इसको चार्टर एक्ट्स भी बोलते हैं। चार्टर इसलिए बोला गया था क्योंकि ये एक लाइसेंस था टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर यहाँ पर 5 अलग अलग एक्ट्स को पास किया गया, जिसमें से एक एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1813, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1853। इसको चार्टर एक्ट्स के फॉर्म में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से इम्पॉर्टेंट केवल 3 है। चार्टर एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और 1853। अब हम पहला चार्टर एक्ट देखेंगे। इसमें भाई कौन सा ऐसा कांड हो गया था जिसकी वजह से तब बवाल हो गया। तो यहाँ पर पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहला स्टेप लिया गया टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस। यानी कि अभी तक जो भी पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आता था उसका वहाँ के एम्प्लॉय हिसाब किताब नहीं देते थे। तो अब ऐसा हो गया कि ये लोग को हिसाब किताब देना पड़ेगा, यानी कि आंसर देना पड़ेगा हर एक पैसे का। और भाई जवाब किसको देगी? वहाँ के कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजे थे, जो हर एक पैसे का जवाब देगी अब यहाँ पास से। और यहाँ पास जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसमें लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये दोनों की पावर को उठा करके गवर्नर ऑफ बंगाल को दे दिया गया, जिसको हम फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर से ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया शुरुआत हुई। और अब जब ये 2 अलग अलग जगह की पावर एक जगह आ गई तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोला गया। तो अब 2 जगह की पावर एक जगह आ गई तो यहाँ पर उसको गवर्नर ही, सिर्फ गवर्नर बोलना काफ़ी नहीं था, तो उस वजह से यहाँ पर कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि थे वैरन हैसन। अब जो गवर्नर था वो अकेले तो सारा काम कर नहीं सकता, तो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर गवर्नर जनरल काउंसिल बनाया गया, जिसमें 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इसको कभी कभी कैलकाटा काउंसिल भी बोला जाता है क्योंकि ये कैलकाटा में हुआ था। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था बट ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता था। जैसे 1773 में एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, सॉरी कट और फिर इस एक्ट में आया सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम में, जो कि कैलकाटा में था। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था वो कंपनी के ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल करता था। और अब इसके बाद आता है सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781।